आज की क्लास में मैं फिर आप लोगों के साथ एलपीपी का नेक्स्ट क्वेश्चंस क्लास 12 के लिए डिस्कस करने वाला हूं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ क्लास 12 के सबसे पहले क्लास में मैंने एलपीपी का बेसिक्स प्री रिक्वायरमेंट का डिस्कस किया। फिर दूसरे क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ वो एलपीपी के एक एग्जाम्पल्स के हेल्प से मैंने उसके एलपीपी क्या होती है उससे रिलेटेड जितने भी डेफिनेशन बेस्ड टर्म थे एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, डिसीजन वेरिएबल्स, ये सारी चीज मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया ऑप्टिमल का मतलब क्या होता है और फिर मैं एक एग्जांपल्स लेकर के आप लोगों के साथ मैंने डिस्कशन किए। और इस क्लास में जो मैंने आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैंने रूप से डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम्पल्स के प्रॉब्लम्स, फिर हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स का भी डिस्कस करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में एक एग्जाम्पल्स डिस्कस भी कर चुके हैं, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। देखिएगा, तो आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग लेते हैं क्लास 12। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? एलपीपी। टॉपिक क्या है? एलपीपी। याद रखेंगे टॉपिक का नाम एलपीपी है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ये आपका आता है एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है आप लोग का? सबसे पहले कहता है मैक्सिमाइज जेड। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज जेड। तो यहाँ पे कर रहा है मैक्सिमाइज जेड। एक मिनट रुक जाइए। तो आपका प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है? मैक्सिमाइज जेड। तो आपको जेड को मैक्सिमाइज करना है तो लिखना मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 200x प्लस 500y। तो यहाँ पे आपका 200x प्लस 500y, ये आपका क्या हो गया? ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। मैंने सारे चीज के बारे में डिटेल से बता दिया पिछले क्लास में। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और आगे कह रहा है कि सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो उसके बारे में बोल रहा है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो सबसे पहला कंस्ट्रेंट है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। दूसरा है 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24। तो इसे भी मैं लिख लेता हूं 3x प्लस 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24। ठीक। अगला आता है आपका इसमें कंस्टेंट, वो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये आपका दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने जो आपका ग्राफ बताने का तरीका बताया था, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रेंट के बारे में कंसीडर करेंगे, इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ठीक। और इसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ में काफी डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं स्टेप में कि हम लोग ये जो आपका x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, ठीक, इसको हम क्या करते हैं? इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं। हम लोग ग्राफ पे बाद में प्लॉटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 अगर माने लिखेंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूं, इसको सेकंड मान लूं, इसको थर्ड मान लूं और इस सारे सिस्टम को इसको 4 मान लिया, तो इक्वेशन सेकंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकंड। अगर हम इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे, मान लिया कि आपका इक्वेशन सेकंड है, तो ये किस फॉर्म में होगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इस फॉर्म में होगा। तो अगर ये इस फॉर्म में होगा, मैंने बताया है एलपीपी बनाने से पहले ही कि जो भी कंस्टेंट आपको इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया हुआ है उसे आप क्या करेंगे? इक्वालिटी में चेंज करेंगे और आप उस इक्वालिटी के हेल्प से आप एक जो उसका ग्राफ होता है उसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं आपको तरीका भी बताया था। क्या बताया था? कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक वैल्यू को 0 रखेंगे, फिर दूसरा वैल्यू गेन करेंगे, फिर दूसरा वैल्यू को 0 रखेंगे, फिर उसका कोरेस्पोंडिंग में दूसरा वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? 5। तो आराम से 0 5 कर देंगे। अगर मैं y का वैल्यू 0 पुट किया तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 10। कैसे करते हैं? तो चाहे तो आप रफ में एक बार आप देख सकते हैं। हमने क्या किया कि आपका जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसमें मैंने x का वैल्यू 0 रखा, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सो यहां से कर सकते हैं 2y इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 5। दूसरा आपका है क्या? तो यहाँ पे y बराबर 5 आया। फिर मैंने क्या बोला था पिछले क्लास में कि आप एक बार x का 0 रखते हैं तो दूसरे बार y को 0 रखें। अगर आप y बराबर 0 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, सो यू कैन राइट x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे दूसरी बार में x इज इक्वल टू 10 है। तो ये दोनों चीज मैंने आपको
निकाल के दिखा दिया। ये आपका फॉर इक्वेशन सेकंड हो गया। अब सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यही टेबल फॉर्म करेंगे फॉर इक्वेशन थर्ड। तो हम लोग करेंगे नीचे में लिख देते फॉर इक्वेशन थर्ड। अगर मैं इक्वेशन थर्ड के लिए टेबल बनाऊं तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये कैसा होगा 3x + 4y = 24 हो गया। अब अगर आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अगर आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 times 0 = 0 plus 4y = 24, that means y = 6. So you can write when x = 0 y will be 6. सिमिलरली अगर मैं y का वैल्यू 0 लूंगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 8, तो यहाँ पे x का वैल्यू 8 तो y का वैल्यू 0। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर चाहे तो आप रफ में ये सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। आपका ग्राफ के पेज पे ग्राफ बनाना है, ग्राफ के साइड में जो पेज दिया होता है वहां पे ये सारा टेबल बना लेना है, ठीक। और जो भी यहाँ पे मैनिपुलेशन होगा, कैलकुलेशन होगा, उसको करना है। और रफली जो आप पुटिंग वगैरह करते हैं वो आप अपना दूसरे पेज में कर लेंगे रफ में, ये नहीं कि वहां पे करेंगे, क्योंकि ज्यादा हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है वहां पे। चलिए ये हो गई। अब जो है इतना करने के बाद हम लोग इससे पॉइंटिंग का प्लॉटिंग करेंगे, दैट मींस इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको करने से पहले तो मैं क्या करूंगा, एक सिस्टम लूंगा, एक्सिस ऑफ सिस्टम। चलिए ये आपका ऑरिजिन हो गया। अब ये जो मैं एक्सिस ऑफ सिस्टम लिया, देखिएगा ये जो एक्सिस ऑफ सिस्टम लिया, आप जरा सा ये चीज बताइएगा कि जो आपका ग्राफ है, वो ग्राफ जो आपने लिया है इसमें वो किस तरह का वैल्यू आपने लिया है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वो लेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये यूनिट वाइज लेंगे, डिस्टेंस जो आप ले यहाँ पे लिखते हैं 1 यूनिट 2 यूनिट, वो अपना इसकी सुविधा के अनुसार लेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, 10 है, 6 है, 8 है। तो 1 2 करने में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा, मतलब 1 2 3 इस तरह से करने में ज्यादा, मतलब आप लोग के जो ग्राफ में 1 हाउस रहता है, एक डब्बा स्क्वायर जैसा इस तरह से, वो उसमें क्या होता है 1 2 3 4 ऐसा ऐसा 10 रहता है बीच में। तो इसको आप एक नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर एक मानेंगे तो ये आपका 10 बहुत दूर चले जाएगा, बहुत दूर चले जाएगा। ऐसा करते हैं 2 2 का यूनिट ले लेते हैं। अगर हम इसको 2 माने, इसको हम 4 माने, इसको 6 माने, इसको 8 माने, इसको 10 माने, ऐसा क्यों किए, मतलब आपका ये जो है ना 1, इसको आपने 2 माना, फिर आपका दूसरा होगा इस तरह से, उसको हमने यहां से यहाँ पे फिर 2 माना, तो ये आपका 2 हो गया, 2 तो 4 हो जाएगा। ये इस पॉइंट को आप कर सकते हैं क्या 4, ये पॉइंट आपका 2, फिर इसके बाद इस तरह से करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगी। ये चीज समझ रहे। अब अगर मुझे 5 फाइंड करना है, कहां होगा 5, तो 4 और 6 के बीच में ले लेंगे। 3 लेना होगा तो 2 और 3 के बीच में लेंगे, तो इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जरूरत है 0 5 6 8 का, और इसी का ना प्लॉटिंग करना है, तो उतना का है टेंशन लेने का। चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्या है, फटाफट करते हैं क्या, ऊपर में भी ले लेते हैं 2, सॉरी थोड़ा सा ग्राफिकली लगे कि वैल्यू इसके बराबर है 2 4 6, ये आपका 2 4 6 हो गया। इससे ज्यादा मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए मैं जरूरत ज्यादा लिया भी नहीं। अब देखिए इधर हो गया -2, इधर हो गया -4, इधर हो गया -6, इधर हो गया आपका -8। फिर डाउनवर्ड में चलते हैं -2 -4 -6 -8, ये सारे पॉइंट्स हमने ले लिया। अब क्या है कि आपको सबसे पहले मैंने बोला था कि कंस्ट्रेंट के बारे में कंसीडर करना है, जो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है उसके बारे में। यहाँ पे ये जो है आपको बता रहा है कि x > 0, तो पहले तो इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करना है। अगर मैं इसको इक्वेशन की तरह ट्रीट करूंगा तो ये आपका x = 0 होगा, और x = 0 जो ग्राफ होती है, x = 0 जो ग्राफ होती है वो कहां होती है, वो मैंने बता दिया कि y एक्सिस खुद है। वो क्या होगा, ये आपका x डैश x है, ये आपका y डैश है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बोल चुका हूं कि x = 0 इज इटसेल्फ है y एक्सिस, दैट मींस ये हो गया x = 0। अब ये बोल रहा है क्या ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 की केस में मैं क्या करूंगा, राइट बार जाऊंगा। तो अभी तक जो मुझे रीजन मिला है वो मिला है ये, ठीक। फिर दूसरा कहता है y greater than or equal to 0, दैट मींस y = 0 लेना पड़ेगा इक्वेशन। अब ये बोल रहा है क्या कि y = 0 होता है खुद x एक्सिस, और खुद x एक्सिस होता है, और y = greater than or equal to 0 का मतलब हुआ कि उस y एक्सिस से ऊपर जाना। तो ये हो गया इधर और ये हो गया इधर, तो कुल मिला करके आपका कॉमन रीजन अभी तक क्या मिला, ये रीजन मिला। तो आप चाहे तो इसको इतनी बात को अभी लिख लेंगे, ये आपका हो गया x = 0 का ग्राफ, ये हो गया आपका y, सॉरी ये हो गया y = 0 का ग्राफ, और ये हो गया आपका x = 0 का ग्राफ। और ये क्योंकि मैं बता चुका हूं कि आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब ही होता है
कि आपको वो रीजन फाइंड करना है जो साइमल्टेनियसली फोर, ये जो आपका 1 2 3 4 इक्वेशन जो है आपका 3 इक्वेशन है, इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए साइमल्टेनियसली। तो उसके केस में क्या करना पड़ेगा कि आपने इस दोनों को पहले सेटिस्फाई कराया तो आपको केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला। और ऐसे भी जानते हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब पॉजिटिव, इसका मतलब डेफिनेटली रूप से सारा का सारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पूरा का पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हो गया वो इसको सेटिस्फाई किया। अब मुझे इक्वेशन 2 और थर्ड को, सेकंड और थर्ड को देखना है। तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड की तरफ चला तो इक्वेशन सेकंड का ग्राफ में क्या है 0 5 10 0। तो मैं सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसके बाद फिर कंसीडर करूंगा। अगर मैं x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 5, तो 0 5 का होगा, निश्चित रूप से ये पॉइंट कहां पे होगा, y एक्सिस पे होगा, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जब 0 होती है तो वो डेफिनेटली रूप से y एक्सिस पे होती है। कितने डिस्टेंस पे, 5 डिस्टेंस पे। तो आपका 5 डिस्टेंस क्या होगा, 4 और 6 के बीच में होगा। तो ये आपका 0 और 5 आ गया। ठीक, आप लोग को सुविधा होगा पता वहां पे लिखने में, मेरे पास यहाँ पे डिजिट बाय डिजिट लिखे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स फिगर हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 1 2 3 नहीं सोच किया। फिर देखिए दूसरा x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y बराबर 0 है तो ये कहाँ पे लाई करेगा, डेफिनेटली रूप से y बराबर 0 जो होता है वो x एक्सिस पे होता है, दैट मींस दिस पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस एट tan 0। तो यहाँ पे 10 पे होगा, ये पॉइंट हो गया आपका tan 0। तो दोनों पॉइंट मैं फाइंड कर लिया। अब क्या करना है, इस दोनों पॉइंट को मिला देता हूं मैं। दोनों पॉइंट को जब हम मिला दिए तो अब एक ग्राफ तो ड्रॉ कर लिया। और जैसे इस ग्राफ को ड्रॉ कर लिए, अभी तक मैंने पहले ही बता दिया कि मेरा सॉल्यूशन रीजन जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसको भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए और इस दोनों को केवल और केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट ही सेटिस्फाई कर रही है। अब जरा इसकी भी कहानी, इसको जब ड्रॉ कर ही लिए तो इसकी भी कहानी देख लेते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ, मुझे तो इस स्ट्रेट लाइन से कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे तो एक ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 कैसे लेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले इसके एबव वाला पार्ट होगा कि बिलो वाला पार्ट होगा, ये मुझे चूज करना पड़ेगा। इस स्ट्रेट लाइन पर वाला पार्ट तो होगा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर वाला पार्ट तो लेना ही है, लेकिन इसके एबव वाले पार्ट और इसके बिलो वाले पार्ट भी लेना है कि नहीं, ये मुझे भी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तो कैसे चूज करेंगे, तो इसके लिए मैंने बताया था कि इसमें ऑरिजिन को पुट कर देना है। अगर मैं इसमें x और y का वैल्यू 0 0 पुट कर दिया तो 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। क्या ये बात करेक्ट है कि 0 10 से बड़ा होता है, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। और अगर ये करेक्ट नहीं होती है तो उस केस में मैं क्या करता हूं, सिंपली अवे फ्रॉम द ऑरिजिन हम उस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में चले जाते हैं। जो स्ट्रेट लाइन इसका है ना उसके रिस्पेक्ट, वहां से हम लोग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जाते हैं। तो ऑरिजिन आपका ये है और इसका अवे फ्रॉम जाएंगे तो ये आपका इस तरफ चले जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 का जो रीजन हो गया इधर आ जाएगा। मैं इधर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लेनी नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कहां चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका जो रीजन आ रहा है मैं इसको कलर कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। चलिए दूसरा जो आपका है वो है 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 24। अगर मैं इसको ग्राफ ड्रॉ कर किया तो यहाँ पे सबसे पहले ग्राफ तो ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या है 0 6 0 6। तो 0 6 मैं अगर लिया तो 0 6 कहां होगा, डेफिनेटली रूप से y एक्सिस पे होगा। तो 0 6 ये हो गया, इसको ले लेते हैं 0 और 6 ये पॉइंट। इसका नामिंग भी कर लीजिए इससे पहले वाला पॉइंट का, ये भी। अब ये अगर आपका 0 6 है, अब ये आपका 0 6 है तो 0 और 6 ये आपका क्या है 0 6, ये सॉरी ये पॉइंट ये ऊपर वाला। और दूसरा है 8 0, 8 0 कहां होगा आपका, ये होगा, इसको भी लिख लेना है 8 0, लिख दिया। अगर इस तीनों पॉइंट को लिख लिए तो सबसे पहले हम इस स्ट्रेट लाइन को मिलाते हैं, मिला दिए। चलिए अब इसको मिला दिए। अब यहां पे भी मुझे देखना पड़ेगा, देखिए अब क्या है ये भी चेक करना पड़ेगा कि इसका मैं कौन सा रीजन लूंगा। अभी तक मुझे कौन सा रीजन सॉल्यूशन मिला है, अभी तक मैं यहां से ऊपर मिला, यहां से ऊपर, जो कि मैं कलर कर चुका हूं, ये सब भी रीजन आया हुआ इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। अब देखिए अगर मैं इसका बात किया तो इसको मैं चेक करूंगा। ये जो इक्वेशन है 3x + 4y 3x + 4y इज लेस देन इक्वल टू 0, इसमें अगर मैं पुट किया तो 3 × 0 + 4 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 20, दैट मींस 0 इज लेस देन इक्वल टू 24। तो क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ ये ट्रू है, क्योंकि 24 हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब ये ट्रू है। तो इस केस में क्या करेंगे, उस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें उस रीजन को स्वीप करना है जो टुवर्ड्स ऑरिजिन होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा लाइन है, ये आप इसका मान ले P, इसको मान ले Q। तो ये जो लाइन PQ है इसके
इस लाइन के रिस्पेक्ट में मुझे टुवर्ड्स ऑरिजिन स्वीप करना है। अगर मैं टुवर्ड्स ऑरिजिन आ रहा हूं तो देखिएगा कहां कौन कौन सा रीजन में आएगा, वो देखिए। ये सारा रीजन मेरा स्वीप होगा, ये सारा मेरा रीजन स्वीप होगा। अब यहाँ पे बात है, क्योंकि मैंने बताया है कि मुझे आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है फिजिबल रीजन दैट कंटेन्स ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल कंस्ट्रेंट, आपको वो फाइंड करना है। तो अब बताइए, ये जो लाइन थी ए बी, ये आपका यहां से इधर जा रही थी, मतलब ये सारा रीजन जा रहा था इस लाइन के रिस्पेक्ट में, मतलब यहां से इस पेज को अगर मैं लूं तो यहां से इस तरह से था, ये लाइन जो है ना, ये लाइन दिख रही है, यहां से इधर स्वीप कर रहा था, ये इस तरह से कर रहा था। अब जो है दूसरी, ये जो लाइन है ये कहां से स्वीप कर रही है, यहां से स्वीप कर रही है, यहां से इस तरह से स्वीप कर रही है। एक मिनट में आपको दिखाता हूं, देखिएगा एक अच्छा इसके जैसा देखिए। ये जो है ये आपका इधर से, ये जो है आपका इधर से आपका स्वीप कर रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रही है। तो आप जरा बताइएगा यहाँ पे कौन ऐसा रीजन है जो कॉमन है दोनों केस में। तो मैं आपको बता दूं केवल और केवल यही रीजन है, कौन, पी ओ, और इस वर्टेक्स का अगर मैं नाम दे दिया आर, तो आप कह सकते हैं पी ए आर इज द कॉमन, ओ नहीं है, ये है पी ए आर इज द कॉमन रीजन दैट satisfy all constraints, or in other words you can say that here it is the required feasible region। ये मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन हो गया। तो सबसे पहले अब इसको हम रब कर लेते हैं, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। अब इसको रब कर लेते हैं, देखिएगा। अब इसको रब करने के बाद हम लोग लिखेंगे सो पी ए आर इज द फिजिबल रीजन। ये क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया। अगर पी ए आर आपका फिजिबल रीजन हो गया तो आपको सबसे पहले आप क्या करना है, ईच एंड एवरी, दैट मींस ये जो आपका पी ए आर है ये आपका कन्वेक्स रीजन है, और इस कन्वेक्स रीजन के ईच एंड एवरी कॉर्नर या वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मुझे अब चाहिए। क्योंकि आपको मैं बताया था जो हम लोग फिजिबल रीजन ऑब्टेन करते हैं उस फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट जो होता है, वर्टेक्स पॉइंट होता है, वही मिनिमम या मैक्सिमम कंटेन करता है, या उसी पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। दैट मींस यू हैव टू फर्स्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, A and R, and you know that coordinate of P is equal to what, 0, 6। तो इसकी कहानी खत्म। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ A, वो आपका क्या है, वो भी आप निकाल चुके हैं पहले, वो क्या है 0, 5। ए का कोऑर्डिनेट मैंने बता दिया है 0, 5, तो ये भी आपका आ गया। तीसरा पॉइंट आपका आता है आर, और अगर आप आर की बात करते हैं तो आर का कोऑर्डिनेट आपको नहीं मालूम है। अगर आप ग्राफ एग्जैक्ट बनाते हैं तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप मत ऐसा करेंगे, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ फाइंड करने, इसका अगर आप ग्राफिकली चेक करना शुरू करेंगे तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। मे भी हो सकता है कि फ्रैक्शन में आ जाए, तो फ्रैक्शन में तो आप यहाँ पे नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसलिए आपको जो मैंने मेथड बताया है कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो दो लाइन है, इस दोनों लाइन के जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के बाद जो x और y वैल्यू मिलती है, दैट गिव्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, वो पॉइंट r का कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को शो करता है। तो आपका ये दोनों का समीकरण इक्वेशन क्या है देखेंगे, तो आपका जो ये ऊपर वाला इक्वेशन था, ये था आपका x + 2y, ये जो लाइन थी ये आपका x + 2y = 10 था, ये वाला। तो इसको इसके ऊपर लिख दिया x + 2y = 10, और ये नीचे वाला जो जा रहा है ये आपका था 3x + 4y = 24। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब अगर इस इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका 3x + 6y = क्या होगा, 30 हो जाएगा, और 3x + 4y = 24 मुझे ऑलरेडी है। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ऑलरेडी मुझे मालूम है कि 3x + 6y = 30, एंड अनदर इक्वेशन विल बी 3x + 4y = 24। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ईच अदर फ्रॉम वी गेट 3x cancel over, you get finally 2y = 6, so y will be 3, and if y = 3, then x is equal to what,
4। तो अगर आपका y इक्वल टू 3 आ गया तो इसमें अगर y इक्वल टू 3 पुट कर देंगे 3 2 6, सो x बराबर 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। आप लोग इस चीज को ना जो ग्राफ के बगल में पेज देता उसमें इसका जरूर कैलकुलेशन कर देंगे। तो वहां पे लिखिएगा फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ r, फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 3x + 6y = 30 एंड 3x + 4y = 24। दोनों कर लेंगे, इस बात को आप लोग लिख लेंगे। तो y इक्वल टू अगर 3 आया तो आपका यहां से कर सकते हो y इक्वल टू अगर 3 इसमें हम पुट कर देंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा। अगर y इक्वल टू 3 पुट कर देंगे तो पुट यहां से लिख सकते हैं पुट y बराबर 3। इसमें अगर मैं पुट करूंगा इन इक्वेशन सेकंड, तो अगर मैं इसमें पुट किया तो x बराबर क्या पुट करेंगे 3 2 6, 13 में से 6 गया तो 4, तो x बराबर 4। तो इसका मतलब ये आया कि ये 4 और 3 r का कोऑर्डिनेट मिल गया। अगर आपको r का कोऑर्डिनेट 4 और 3 मिल गया तो अब आप जानते हैं कि मैक्सिमा हो या मिनिमम आपको फाइंड करना मैक्सिमाइज, लेकिन आपको यहाँ पे जानते हैं कि मिनिमम या मैक्सिमम जब भी एग्जिस्ट करेगी इस फिजिबल रीजन जो आपका कन्वेक्स रीजन है इसके वर्टेक्स पर ही एग्जिस्ट करेगी। तो मैं वर्टेक्स पे फटाफट क्या करूंगा, इसका वैल्यू निकालूंगा किसका, z का। तो आप क्या करते हैं इसको रख कर ले, देखिए यहीं पे कर लेते हैं। आप लोग कैलकुलेशन साइड में कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, देखिएगा एट P Z इज इक्वल टू एट P Z इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें x बराबर 0 और y बराबर 6 पुट कर दिया तो 0 करेंगे तो 0, इसमें 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3000। तो इसको 3000 लिख देंगे। फिर मैं यहाँ पे एट 05 अगर x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 2500। अगर मैं इसमें एट r इज इक्वल टू एट r पर करेंगे x इज इक्वल टू 4, तो 4 टू 800 और 5 टू 50, तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 4 3 है ना, तो 4 2 8 और 5 से 15, 15 8 कितना हो जाएगा 2300। 15 8 4 दूना 800, आपको 200 एक्शन प्लस 500 हुआ। तो 2300, सॉरी आपके क्वेश्चन में ये मैक्सिमम नहीं पूछ रहा, आपके क्वेश्चन में मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है। तो अगर आपको यहां पे मिनिमम पूछेगा तो क्या कहेंगे, हेयर एट आर मिनिमम एग्जिस्ट। तो यहां पे आर पे जो होगा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और वो आर पॉइंट क्या है, इसको लिख देंगे एट आर मतलब 43, दैट विल बी जेड मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2300। ये जो हो गया आपका मिनिमम वैल्यू हो गया 2300। अगर आप मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपका 06 पे एग्जिस्ट करेगा जो कि 3000 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को समझ गए। तो मेरा जो इसमें मकसद है ना, केवल इसमें क्या होती है ग्राफ वगैरह उसी तरह से ड्रॉ करते हैं। अगर आप पहला लेक्चर मेरा पढ़े होंगे ना, दूसरा लेक्चर, तो ये काफी इजीली आप लोग समझ गए होंगे। तो पहला लेक्चर बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग पढ़े, मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो अगर आप इस चीज को अब समझ गए तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से डिस्कस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लूँ। मैंने पिछले क्लास में एक मैक्सिमम वाला आपका मैक्सिमाइज करने वाला प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया, एक मिनिमाइज वाला डिस्कस कर लिया। अब मैं एक ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जिसमें आपका मैक्सिमम जो होगा दो पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है कि वो वहां पे मिनिमम भी दो पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाए। तो ऐसे प्रॉब्लम का डिस्कस करूंगा। फिर मैं चौथा नंबर पे डिस्कस करूंगा अनबाउंडेड सॉल्यूशन के बारे में। तो थोड़ा आप लोग भी सदर करेंगे, मैं बच्चे की तरह बार बार नहीं करूंगा। आप थोड़ा सा वो जो टेबल बनाते हैं ना, हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करेंगे, ठीक, उसका मैनिपुलेशन वगैरह नहीं करेंगे। तो एक देखिए क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करता है, ध्यान से देखिएगा आप लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड करने के लिए बोलता है। तो कौन सी बड़ी बात है, दोनों फाइंड करने के लिए बात दे दिया। तो एक ही बात तो होती है, मैक्सिमम वहां पर देखेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा मैक्सिमाइज कर देंगे, जो मिनिमम होगा वो मिनिमाइज कर देंगे। तो यहाँ पे कर रहा है पहले मिनिमाइज ऑफ जेड एंड यहीं पर हम लिख लेते हैं मैक्सिमाइज भी। दोनों काम करना है। जेड इज इक्वल टू दिया हुआ 3x + 9y और आपका जो कंस्टेंट है वो आपका है x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 60 और दूसरा इक्वेशन है x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 और तीसरा इक्वेशन है x इज लेस देन और इक्वल टू y
और चौथा आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये चीज आपका है। तो मैं अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 5 मान लिया, तो सबसे पहले मैं इसका टेबल बना लेता हूं। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन टू x प्लस 3y इक्वल टू 60। अगर मैं इसका ये टेबल अगर मैं बना लूं, ध्यान से देखिएगा, जिसके लिए मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताया। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें तो y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 20। अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 60। तो काफी इजीली मैंने फाइंड कर लिया। दूसरा लेते हैं हम लोग, वो है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वेशन थर्ड। अगर मैं इसका टेबल बनाया तो आपको क्या मिलेगी, ये आपका इस तरह से पॉइंटिंग हम लोग करेंगे, यहाँ पे x यहाँ पे y। अगर मैं x का वैल्यू 0 किया तो y बराबर क्या आ जाएगी 10। यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे आप लोग x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू अगर मैं 0 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 10। अगर मैं y का वैल्यू 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगी 10। ये आ गया। अब तीसरा इक्वेशन है, तो फॉर थर्ड के लिए अगर करेंगे, सॉरी फोर इक्वेशन अगर करेंगे तो ये तो आपका x बराबर y हो जाएगा, मतलब y बराबर x, दैट इंप्लाइज दैट y बराबर x। तो इसका ग्राफ तो मैं पहले से बता दिया कि y बराबर x जो होता है आपका ऑरिजिन से पास करता है, ठीक है, थ्रू थर्ड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फटाफट इतना चीज आप मैंने जब कर लिया तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने में क्या जाता है, मिनटों का काम है। फटाफट आप लोग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आप लोग क्या करेंगे, इसका तरफ वैल्यू का रेंज देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 10 है, 20 है, 60 है। तो क्या लेना उचित रहेगा, क्या 2 लेंगे तो 60 तो बोर्ड के बाहर चले जाएगी, तो क्या लेना सही रहेगा, थोड़ा आप लोग भी बताएं। अगर मैं 20 ही ले लिया, क्या ले लिया 20, चलिए 20 लेते हैं, 20 40 60, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। आप लोग भी इसी तरह से क्या करें, मैं बार बार बता रहा हूं आप लोग को। 20 40 60 ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। लेफ्ट में चलते तो -20 -40 -60, डाउनवर्ड में चलते तो -20 -40 -60। x का वैल्यू अगर 0 और y का वैल्यू 20 लेते हैं तो आपका 0 20 कहां पे होगा, y एक्सिस पे होगा डेफिनेटली, क्योंकि x का वैल्यू 0 हमेशा y एक्सिस पे होगा। तो ये आपका 0 20 आ गया, इसको आप लिख सकते हैं 0 20। दूसरा है x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 0। तो दो पॉइंट तो मुझे मिल गया। इसका नाम आप पहले रख दे a, इसका नाम आप क्या रख देंगे b, और इस तीनों लाइन को आप क्या करेंगे मिला देंगे। इतना तो कहानी कर ली। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सिमिलरली जो है कंस्ट्रेंट जो लास्ट कंस्ट्रेंट है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हर प्रॉब्लम में तो यही देती है। तो ये तो क्लियर है कि मेरा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि हमेशा सोचना यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। पिछले प्रॉब्लम में तो यही बात है ना, किधर जाएगी या फिर ऊपर जाएगी, तो यही ना कॉमन होगा। तो ऐसा तो मेरा इसी में आएगा, इतना तो क्लियर है। अब इसको जब ड्रॉ किया तो ये मुझे लाइन मिली। अब ये मेरा लाइन जब मिला तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये दो तो पहले से जान देते हैं। इसके लिए अब देखता हूं कि कौन सा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो मैंने क्या बोला है, इसे 0 0 पुट करके देखना है। अगर इसमें मैं 0 पुट कर दिया तो 0 + 3 × 0 0 लेस देन और इक्वल टू 60। क्या यह स्टेटमेंट सही है? हाँ ये सही है। 60 is greater than 0, that means you have to choose all those points that lie towards origin with respect to graph of x plus 3y equal to 60। तो आपको वो सारे पॉइंट चूज करना है जो इस x plus 3y equal to 60 के रिस्पेक्ट में ऑरिजिन की तरफ हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सारा आपका पॉइंट होगा जो इस रीजन में लाई करेगा, वही ये सारा पॉइंट हो जाएगा। इसकी कहानी आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसे तो इधर पूरा आएगा, लेकिन आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है क्योंकि इसने बोला है, क्योंकि इसे भी तो सेटिस्फाई करवाना है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अगर मैं x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की बात करूं तो पहले तो आपको इसमें चलना पड़ेगा। इसका पॉइंटिंग लिए तो 0 10, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10। तो देखिए आप जानते हैं कि ये डेफिनेटली रूप से y एक्सिस पे होगा, और ये कहां होगा ये भी जानते हैं, कहां होगा, तो ये आपका y एक्सिस पे होगा। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे 20 है, दोनों के बीच में 10 होगा कहीं पे, 0 10। आप लोग को तो स्पष्ट कॉपी पे पता चलेगी, मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं, x का वैल्यू 10 y का वैल्यू 0 जो कि यहाँ पे होगी। थोड़ा ये फिगर कॉम्प्लेक्स बनने जा रही है, ये फिगर कॉम्प्लेक्स बनेगी, ध्यान से देखिएगा। ये फिगर जो है इस तरह से ये लाइन जा रही है,
ये ले लिए। अब इसमें भी हम पुट करके रखते हैं 0 0। तो अगर मैं इसमें 0 0 पुट किया तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, दैट मींस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डिसैटिस्फाई किया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अभी फ्रॉम द ओरिजिन लेंगे। तो ये लाइन जो हमने लिया है, इसका ग्राफ का इक्वेशन भी इसके ऊपर में लिख दिया कीजिए तो बेहतर रहती है। x + 3y = 60, और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है किसकी है, x + y = 10। ये डिफरेंट लगे इसलिए मैं इसको डॉटेड लाइन से लिया हूं। अब ये ऊपर जा रही है, ये नीचे कर रही है, तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी देखिए ध्यान से, ये जो इसका जो रीजन जा रहा है इधर से ऊपर जा रही है, तो आपको चूज करना है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपका ये सारा रीजन वाला पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कर रहा है इधर, ये कर रहा है इधर, तो इधर जाकर मैं क्या करूंगा, मुझे तो पहले से मालूम है कि मेरा रीजन इतना ही दूर के अंदर में आएगा। और फिर ये भी मना कर दिया कि इधर नहीं जाना है, इधर ही जाना है। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो मेरा कॉमन रीजन मिला है, अभी तक मिला, अभी एक और बाकी है, ये मिला है अभी तक जो मिला मेरा ये मिला है। चलिए अब तीसरा चलते हैं। तीसरा कहता है कि x इज लेस देन और इक्वल टू y। तो इसका जो है ग्राफ खींचेंगे y बराबर x। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कैसे जाती है, थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजरते हुए ये y बराबर x का ग्राफ आ जाती है। अब यहाँ पे सवाल है कि ये बोल रहा है कि x का जो वैल्यू होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और y का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। तो डेफिनेटली रूप से इस लाइन पर के जितना भी पॉइंट लेंगे वो तो y बराबर x देगा। अब y बराबर x है और इसके नीचे में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो ये x हो गया, सॉरी ये y हो गया और ये x हो गया। तो यहाँ पे अगर ये पॉइंट लेते तो x आपको क्या है, बड़ा है, और y आपका छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नहीं होगा, निश्चित रूप से लाइन के ऊपर वाला पॉइंट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वो सारे रीजन चूज करना है जो इस लाइन के ऊपर हो। तो मुझे इधर से क्या मतलब है, मुझे तो चूज करना है। अब इसी के अंदर में कुछ ना कुछ होगा, जो भी होगा इसी के अंदर में होगा। तो ये लाइन अगर स्वीप करेंगे ऊपर की तरफ तो कितनी दूर की रीजन कवर होगा, सिर्फ और सिर्फ इतनी दूर की रीजन, इतनी दूर की रीजन में स्वीप होगा जो मैंने कर दिया। दिस इज द कॉमन रीजन फॉर फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इस पॉइंट का ए नाम दिया मैंने और इस पॉइंट का मैं मान लिया कि पी है। एक मिनट, इस पॉइंट का मैंने नाम ए रखा है, इस नाम का पॉइंट का मान लिया पी, इसका मान लिया कि आपने क्यू रख दिया और इसका मान लिया कि मैंने आर रख दिया। तो ए पी क्यू आर इज द कॉमन फिजिबल रीजन। ये फिजिबल रीजन हो गया। Here you know that maximum or minimum value of z exists only this, that means only vertex of obtained convex feasible region। तो इसी कॉन्वेक्स फिजिबल रीजन पे एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट अब इसका पॉइंटिंग करते हैं कि सबसे पहले कौन कौन सा कोऑर्डिनेट में लिया। इसको रन कर लेता हूं, इसका तो कोई अब काम है नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आप बता सकते हैं इस ए का कोऑर्डिनेट। तो ए का कोऑर्डिनेट जो आपने ऑब्टेन किया है वो आपको क्या मिला है, बताइए जरा। ए का कोऑर्डिनेट आपको मिला क्या है, ये आपका ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने 0 20 लिखा है। इसको लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पी का कोऑर्डिनेट करते हैं तो ये भी जानते हैं ये क्या है, 0 10। कहानी खत्म इसकी भी। अब मैं अगर तीसरी की बात करता हूं, इस पॉइंट का, ये पॉइंट नहीं जानते थे, इसको मैं मान लिया एस, इसका तो क्यू है, तो क्यू से तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे एस से मतलब, इस पॉइंट को माना, इस पॉइंट को याद रखिए एस। तो एस का कोऑर्डिनेट जानना है और आर का कोऑर्डिनेट, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग नहीं जानते। तो अब आप कैसे निकालेंगे एस का कोऑर्डिनेट, तो आपको देखना है कि वो जो एस पॉइंट है किस दो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो एक आपका y बराबर x का है और एक आपका ये इक्वेशन है जो कि x प्लस y बराबर 10 है। तो इस दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे चाहिए तो लिख सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग कोऑर्डिनेट ऑफ s। अगर s का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो उसके रूप ये क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ x प्लस y इक्वल टू 10 एंड y बराबर x। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इसमें y बराबर x इसमें पुट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं,
अगर आप इसमें y बराबर x पुट कर देते तो ये क्या होगा, x प्लस x, सॉरी फिर नहीं चल रही है, 1 मिनट। तो आप क्या करेंगे, इसमें x पुट कर देंगे तो x प्लस x इज इक्वल टू 10, सो x बराबर क्या आ जाएगा 5। तो अगर आपका x बराबर 5 आ गया तो फिर सिमिलरली यहाँ पे y बराबर भी क्या आ जाएगा 5। तो इसका मतलब हुआ कि x का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 5 और 5 हो गया। चलिए तो आप x का कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, 1 मिनट हो जाइए। अब जो है आपका नेक्स्ट कोऑर्डिनेट वो है आपका r का कोऑर्डिनेट। अगर आप r का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो r का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, और ये r किस दो स्ट्रेट लाइन का कोऑर्डिनेट है, तो वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो है आपका y बराबर x का और x प्लस 3y इक्वल टू 60 का। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पर लिखेंगे फॉर ऑब्टेनिंग कोऑर्डिनेट ऑफ r यू हैव टू सॉल्व द इक्वेशन x प्लस 3y इक्वल टू 60 और y बराबर x। अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या होगा, ये x प्लस 3x इक्वल टू 60, तो 4x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15। अगर x बराबर 15 हो जाएगा तो यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा 15। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर y बराबर x है तो अगर x बराबर 15 तो y बराबर 15, ये निकल गया। तो ये पॉइंट आपका आ गया 15 15। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को लिख देना 15 15। आ गया a p q r, ये चारों कोऑर्डिनेट जान गए। अब क्या जानते हैं, आपको z का वैल्यू निकालना है ऑन ईच वर्टेक्स। अगर मैं z 020 पे निकालता हूं तो यहाँ पे 020 पे निकालेंगे क्या होगा 180। फिर आप निकालते हैं p 010 पर, तो 010 पे निकालेंगे क्या होगा, x की वैल्यू 0, y का वैल्यू 10, तो यहाँ पे क्या होगा 10 9 जा 90। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, मैं डायरेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। अगर मैं 5 5 पे निकालूंगा तो x की वैल्यू 5, y का वैल्यू 5, तो 5 5 रखेंगे तो 5 के 15 और 9 पे 45 से 5 कितना हो जाएगा 45 और 5 के 15 60 आ जाएगी। फिर आप थर्ड में लेते हैं 15 और 15 इसमें पुट करेंगे तो 15 कॉमन लेंगे तो 9 3 12 15 180। तो ये आपका 180 आ गया। x की वैल्यू 15, y का वैल्यू इसमें 15 पुट के तो इसका मिल गया। अब यहाँ पे करा कि आपको मिनिमाइज ऑफ z और मैक्सिमाइज ऑफ z दोनों फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो मिनिमाइज होगा वो इस पॉइंट पे होगा और मैक्सिमाइज होगा वो किस पॉइंट पे होगा, दो पॉइंट पे मैक्सिमाइज हो रहा है। सो इंटरेस्टिंग, देखिएगा फटाफट आप लोग देखिएगा। यहाँ तक हो गया, तो अब क्या करना मालूम है, इसको पहले राउंड कर लीजिए तब मैं लिखता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हेयर at s is equal to 5 5 exists minimum of z is equal to 60 हो गया। और उसके बाद क्या लिखना है, ध्यान से देखिए आप लोग, उसके बाद लिखिएगा, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, एंड at a and r are 2 points at which maximization are equal, which is equal to maximization of z is equal to 120, जो कि 180 के बराबर है, जो कि 180 के बराबर है। और यहाँ पे और ये आपका निकल गया, तो इसका मतलब a का कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे पहले। a का कोऑर्डिनेट कितना है 020 और एक दूसरा पॉइंट क्या है r पर भी आपको 120 आया, तो यहाँ पे भी लिख देंगे कि r पे भी एग्जिस्ट कर रहा आ गया। अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि इस केस में मिनिमम तो मुझे मिल गया, लेकिन मैक्सिमम के केस में क्या लिखेंगे, दोनों में किस पॉइंट को लिखेंगे। तो दोनों पॉइंट तो होगी ही होगी, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग लिख लेंगे, अगर साइमल्टेनियसली दो पॉइंट पे मैक्सिमाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो उस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो होती है, उस लाइन सेगमेंट के ईच एंड एवरी पॉइंट पे सिमिलर मैक्सिमाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब अगर ये मैं a और r ले लिया तो a r मेरा ये है, तो यहाँ पे लिखना है, अब इसको मेरा कर लूं, यहाँ पे लिखना है अब लास्ट में जो था मुझे फाइंड कर दिया, एक दो स्टेटमेंट लिखना, क्या लिखना, हेयर
मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड एग्जिस्ट्स ऑल पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड आर। तो ये जो आपका पॉइंट हुआ, इस ए और आर को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट हुआ, उस पे जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स पे आपका मैक्सिमाइजेशन एग्जिस्ट करेगी। चलिए आप लोग समझ गए। अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। इसको समझ गए आप लोग? ध्यान से आप लोग देखेंगे कि इस तरह से हम लोग बनाते हैं क्वेश्चंस को। ठीक, 3 तरह का प्रॉब्लम हो गया। देखिए 3 तरह के प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि आपको दो पॉइंट पे मैक्सिमाइजेशन एग्जिस्ट किया, तो उस केस में आपका पूरे लाइन सेगमेंट पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर प्रॉब्लम फिर इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। अगर 4 नंबर पर चलते हैं तो देखिएगा 4 नंबर में कहता है कि z इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ z है। एक मिनट आप लोग देखिए, पेन सारी लग रहा है खराब हो गई है। क्या है? मिनिमम ऑफ जेड -50x + 20 हुआ, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट देखिएगा 2x - y is greater than or equal to -5, 3x + y greater than or equal to 3, 2x - 3y is less than or equal to 12, और चौथा कंस्टेंट x greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको 4, इसको 5 मान लीजिए फटाफट। एक एक का टेबल लिखेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। इसका अगर मैं टेबल बनाऊंगा तो इसका सारे कंस्टेंट का पहले बना लेते हैं। तो अगर मैं इसका टेबल बनाया तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, अगर मैं x के वैल्यू इसमें 0 पुट किया तो y बराबर क्या मिल जाएगा? क्योंकि इस केस में मेरा ये इक्वेशन क्या हुआ, 2x - y = -5। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट किया तो y बराबर 5, y बराबर अगर मैं 0 पुट किया तो x बराबर कितना हो जाएगा? -5/2। ये आ गया फॉर इक्वेशन थर्ड। अगर मैं थर्ड के लिए चला तो देखिएगा थर्ड में क्या है, x बराबर 0, इसको भी लिख लीजिए 3x + y = 3। x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। तो फटाफट लिखेंगे x और y, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 1, ये भी आ गया। फॉर इक्वेशन 4 लीजिए। अगर 4 इक्वेशन में चलते हैं तो इसका भी टेबल बना लेते हैं। तो 4 नंबर इक्वेशन में देखिएगा ये इक्वेशन क्या है, 2x - 3y = 12। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख दिया, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख दिया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y का वैल्यू आपका -4 आ जाएगी। अगर y का वैल्यू 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो यहाँ तक आप लोग को दिख रही है अच्छे से। आपका ये 0 - 4 है और 6 और 0 है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका ग्राफ बना लिया। अब देखिएगा अब क्या है, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ कर लिए तो आप देखिएगा ध्यान से। अब जो है सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले ही लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आप देखिएगा कि मैं किस यूनिट में वैल्यू लूंगा, उस पॉइंट को भी हम लोग को समझना है, वरना दिक्कत हो जाएगी। देखिएगा ये आपका जो कोऑर्डिनेट इसमें दिया हुआ है 0, 5, -5/2, 0, 3, 1, -4, 6, 0, तो इससे क्या पता चल रहा है किस तरह से लेना चाहिए। 1, 1 में चल जाएगा क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 चल जाएगा क्या, तो मैं उसी तरह से ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, एवं में भी 1, 2, 3, 4, 5, डाउन वाले में भी -1, -2, -3, -4, -7, लेफ्ट वाले में -1, -2, -3, -4, -5, -6। क्या क्या अब देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, तो डेफिनेटली रूप से आप कहेंगे कि ये पॉइंट जो होगी इस पॉइंट पे होगा। तो इसको थोड़ा सा सिस्टम बना लेंगे बेहतर ढंग से, तो बेहतर लगेगा y डैश। x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, इस पॉइंट पे 0, 5 आ जाएगी। फिर x का वैल्यू -5/2, y का वैल्यू 0, तो -5/2 का मतलब क्या होता है, करीब करीब चाहिए, एग्जैक्टली -2.5 आता है।
तो इसका मतलब -2 और -3 के बीच में होगा, तो यहाँ पर भी कहीं होगा क्या, -5/2 और 0। अच्छा, इसके बारे में तो आप पहले ही जानते हैं कि ये क्लियर करा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सारा पॉइंट्स होगा, ये तो आप जानते ही हैं। दूसरी बात होती है -5/2 और 0। अगर मैं -5/2 और 0 लिया तो इधर आ गया x की वैल्यू इतना। अब इस दोनों लाइन को मैं मिला लेता हूं, ये इस लाइन को सॉरी दोनों पॉइंट को मिला लिया तो ये लाइन दिया। ये इक्वेशन इसके ऊपर में लिख लेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगी, तो इधर ही लिख लेते हैं 2x - y = -5, 2x - y = -5। अब हम लोग को देखना है कि इसके एबव वाला पार्ट लेंगे कि इसके बिलो वाला पार्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, अब देखिए कौन सा पार्ट लेंगे वो चूज करना है। तो अगर मैं पार्ट की तरफ चला, ध्यान से देखिए, ऐसे करते जाइएगा, चूज करते जाइएगा तो आपको बहुत सुविधा होगा, वरना सारा ग्राफ ड्रॉ करके एक बार आप कॉमन रीजन फाइंड करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपको कॉम्प्लेक्स भी लगेगी, टफ लगेगी। इसलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसमें 0 0 पुट करेंगे, तो अगर 0 पुट करेंगे तो 0 - 0 दैट मींस 0 which is greater than or equal to -5। क्या ये सही है? 0 - 5 से बड़ा है? हाँ ये सही है, इसका मतलब ये सही है। तो आपको टुवार्ड्स ऑरिजिन लेना पड़ेगा, तो मेरा जो रीजन होगा वो टुवार्ड्स ऑरिजिन होगा, ये पूरा रीजन होगा। लेकिन सबसे सुंदर बात यह है कि मैं इधर की रीजन क्यों लूं या ये रीजन क्यों लूं, मुझे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ तक आएगी, लेकिन इधर नहीं लेंगे ये वाला। मतलब अभी तक जो मेरा कॉमन रीजन मिला है ये मिला है, ये पूरा रीजन जो मुझे मिला है ये पूरा, ये आपका कॉमन रीजन अभी तक मिला। इसके दोनों के हेल्प से और इसके हेल्प से। अब मैं सेकंड थर्ड इक्वेशन में चलता हूँ। ये कहता है x की वैल्यू 0 y का वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो ये आपका आ गया 0 3। देखते रहिएगा कि पहले मेरा कॉमन रीजन क्या हुआ, अब दूसरे बार में क्या आएगा, ये आपका 0 3 हो गया। दूसरा कहता है x की वैल्यू 1 y का वैल्यू 0, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 ले आती है आपका आ जाएगा। अब इस दो पॉइंट को मिला लेते हैं। अगर मैं इस दो पॉइंट को मिला लिया तो यहाँ पे कौन सी सुंदर बात है कि ये बोल रहा है कि अब इसमें 0 0 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें 0 प्लस 3 × 0 प्लस 0 होता है, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये बात सही है? नहीं, ये भी गलत है। इसका मतलब इस केस में फिर मुझे अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना पड़ेगा। तो ये क्या बता रहा है कि आपको इस लाइन से इधर जाना है। तो इस केस में फिर इधर जाएंगे तो ये थोड़ा सा रीजन यहाँ है, इसको तो नहीं लूंगा क्योंकि मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारा रीजन मुझे आएगा, ये सारा रीजन। तो अभी फिर मेरा ये आवरी मिल गया, ये वाला लाइन का ये वाला रीजन मेरा कट गया। इससे पहले तो ये भी आ गया था, लेकिन ये अब कट गया। अब तीसरा केस में चलते हैं। तो तीसरा बोल रहा है x का वैल्यू 0 y का वैल्यू -4, तो अब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4, तो x का वैल्यू 0 -4 कहां है, यहां पे है। और चौथा कहां है, x की वैल्यू 6 y का वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ये हो जाएगा। अब इस दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूं तो ये इस तरह से लाइन बन रही है, मिल रही है। चलिए अब इसको भी देखते हैं कि रीजन ये क्या बता रहा है। इसमें अगर 0 0 पॉइंट पुट करते हैं तो ये आपको क्या बता रहा है, 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये सेटिस्फाई कर रही है। तो इस केस में ये क्या होगा, इसका जो रीजन होगा ये इस तरह से जाएगा, इस तरह से जाएगा। क्या होगा, इस तरह से जाएगा। तो इस तरह से जाएगा तो मुझे तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो इसका मतलब ये भी बता रहा है कि आपका जो रीजन होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से होगा और इस तरह से होगा। अब यहां पे दिक्कत ये है कि अब यहां पे दिक्कत ये है, ये तो 1 2 3 4 पॉइंट मुझे मिल गई और ये रीजन आ गया, लेकिन ये रीजन तो क्लोज ही नहीं हुआ, ये रीजन क्लोज नहीं हुआ। अब जो है फिर भी मैं इस वर्टेक्स पर, इस वर्टेक्स पर, इस वर्टेक्स पर, इस वर्टेक्स पर निकालता हूं। तो यहां पे कहता है मिनिमम फाइंड करो, क्या पूछता, मिनिमम। तो दिक्कत ये है कि ये रीजन ही क्लोज नहीं हुआ। जब तक रीजन क्लोज नहीं होगा तो उसको वर्टेक्स कैसे लूंगा। तो जब रीजन क्लोज नहीं हुआ तो आपका कॉमन रीजन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक वो क्लोज नहीं होगा तब ना। अब मान लीजिए इधर कोई ये बहुत दूर आगे जाकर कहीं पर मिलने वाले, तो वो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में तो मैं जानता नहीं हूँ और ये टच करने की तो कोई चांस ही नहीं होती है। तो इस केस में कहेंगे कि यहाँ पर कोई भी आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि कॉमन रीजन मिल ही नहीं रहा है मुझे जो बाउंडेड हो। यहाँ पर तो अनबाउंडेड मिल रहा है, तो इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इस केस में आपका यहाँ पर मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा। और फटाक से क्या करेंगे हम लोग कि लिखेंगे यहाँ पे देयर डज नॉट एग्जिस्ट बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब क्लोज हो जाता है, यस क्लोज लिख सकते हैं आप, लिखिए क्लोज्ड कन्वेक्स रीजन, क्लोज्ड कन्वेक्स रीजन
सो देयर डज नॉट, सो इसके बाद ध्यान लिखिएगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इधर जगह नहीं था इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट मिनिमम ऑफ दैट, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए अगर आप इसको समझ गए तो एक लास्ट क्वेश्चन और भी मैं आपको बता दूं, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए, यही सब है इसमें। देखिए तो ये सब तो बहुत कम रेयर केस में आप लोग के बोर्ड में पूछता है, क्योंकि उससे तो बच्चे को बनवाना रहता है, तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही कम चांस रहता है कि आपको ये पूछेगा। ज्यादा करके आप लोग को डायरेक्ट वो प्रॉब्लम ऐसे पूछेगा जो आप लोग से बने, समझ गए। तो अब हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ चलूं तो देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 5 में कहता है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, और इसमें कह दिया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y लेस देन और इक्वल टू 15, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इसको मिनिमाइज करना है। देखिएगा तो सबसे पहले तो इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए सेकेंड, इसको मानिए थर्ड, इसको मानिए फोर्थ, और पहले तो हम इक्वेशन सेकेंड का टेबल बनाते हैं। फॉर इक्वेशन सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, इसकी हमने अगर टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से होगा। एक्स वाई, अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा 8, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगा 8, तो ये मिल गया। अब जो है आपका दूसरा है फॉर इक्वेशन थर्ड, तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन की बात किया तो ये इस तरह से बताएगा एक्स वाई, इसमें x का वैल्यू अगर मैं 0 रखा तो y बराबर 3 आ जाएगा, अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब क्या है कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो आपका सबसे पहले ग्राफ हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, पेन थोड़ा कम चल रही है, पता नहीं क्या हो गया इसमें, देखिएगा देखिएगा अगर मैं इस तरह से लिया तो अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका ओरिजिन होती है, इधर आपका x हो गया, x डैश इधर ले लेंगे, इधर आपका y हो गया, ये आपका y डैश हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये 08 है, 80 x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 8, अब ये पे आपका 30508 इस तरह से वैल्यू है, तो इसमें आप कौन सा वैल्यू किस तरह का यहाँ पे यूनिट ले ताकि इजीली हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 2 2 का रेंज सही रहेगा, तो 2 4 6 8, फिर एवं में भी 2 4 6 8, लेफ्ट में लेंगे तो -2 -4 -6 -8, फिर डाउनवर्ड -2 -4 -6, इस तरह से हो जाएगा। अब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 8, रेफरेंस रूप से यहाँ पर होगा 0 8, फिर देखिए दूसरा x का वैल्यू 8 y का वैल्यू 0, तो ये आपका आ जाएगा 8 और 0। अब ये आ गई, इस दोनों को हम लोग मिला लेते हैं। देखिए ये तो स्पष्ट है कि इससे क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ये आ गया। अब क्या है कि मुझे चूज करना है कि एबव पार्ट लगे कि बिलो, तो अगर मैं इसमें 0 0 रखा तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, दैट मींस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेंगे तो इसका मतलब इधर का रीजन मुझे चूज करना पड़ेगा पहला केस में। चलिए अभी तक में मुझे ये मिला। अगर इसमें पुट किए इसका लेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये इसका इक्वेशन इसके ऊपर लिख लेंगे। ये इक्वेशन कौन सा है? x + y = 8। अब दूसरा इक्वेशन है कि 3x + 5y = 15, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3। तो अगर मैं x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 लिया तो 0 और 3 कहां होगा? यहाँ पे 4 और 2 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं 3 होगा, इसका मतलब 0 और 3 ये होगा। और 5 0 की बात किया तो 5 0 आपको यहीं पे कहीं होगा। ठीक, अब जो है इसको मिला लीजिए, इसको मिलाइएगा, ये इस तरह से जाएगा। अब यहाँ पे फिर से मुझे देखना है क्या, ये देखना है कि किधर दे रहा है रीजन को।
अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये लाइन किधर दिया, इस लाइन के एबव वाला पार्ट दिया, अभी तक सॉल्यूशन। अब इसकी बात करता हूं, अगर मैं इसमें 0 0 पुट किया तो 0 3 into 0 0 प्लस 5 into 0 0 लेस देन और इक्वल टू 50, तो 50 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये सही है। तो ये कौन सा रीजन दे रहा है, ये इधर का रीजन दे रहा है। तो अब देखिए कहानी क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला है कि वैसे रीजन को चूज करना है जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। लेकिन ये रीजन 1 2 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये रीजन जो है ना, ये जो बता रहा है रीजन, ये इसके डाउनवर्ड का रीजन को बता रही है, इधर के रीजन को बता रही है, नीचे के रीजन को बता रही है, और ये तो इसके ऊपर ही जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि कोई ऐसा रीजन ही नहीं मिला जो साइमल्टेनियसली चारों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। और इससे पहले जो मैं पहला दूसरा प्रॉब्लम बताया तो उसमें देखिएगा गौर से, उसमें ये चारों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पे लिखेंगे क्या, सीधी सी लिखेंगे हम लोग, सिंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट, इसको हम लोग देयर डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, ई को लिख करके इस तरह से कर देते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी common region that satisfy all constraints, so there does not exist any solution। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब सॉल्यूशन ही इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में। चलिए, तो अब मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पर मेरी बात को समझ गए होंगे। आपका जो भी एग्जांपल्स था उसका सारा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया। अब जो है आपका ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन आप लोग क्या करेंगे, इससे खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और फिर आपको एक्सरसाइज नहीं बनेगी तो फिर आपका नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा आपका एक्सरसाइज का सोल्यूशन अवेलेबल रहेगा, और आप लोग एक्सरसाइज के सोल्यूशन को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही आप लोग के एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल ही उठा के पूछ देता। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम में कभी आपका मैक्सिमाइजेशन एग्जिस्ट करता था, कभी मिनिमाइजेशन नहीं करता था, या कभी कभी क्या होता था दोनों एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करता था, कभी आपका वो रीजन ही नहीं मिलता था। इसलिए आप हर केस को समझने का कोशिश करेंगे। 4 तरह का प्रॉब्लम था, चारों तरह का मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। चलिए, तो फिर मैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में मिलूंगा, जिसमें मैं आपके साथ एलपीपी का जो आपका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है उसका डिस्कशन करूंगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय। अगेन में हम लोग करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। चलिए चलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास के लिए।